Hello everyone, how are you all? Hope you are doing well. Yes. So in this session we will study about the friction. You might think that कि फ्रिक्शन टॉपिक तो सर ने पहले ही ले चुका है ना, तो फिर ये फ्रिक्शन फिर से क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड आपको उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. फ्रिक्शन में हमने देखा था एक डेफिनेशन कि wherever object moves, a force which opposes that motion is called friction. A force that opposes the relative motion of an object is called force. Is called force? No. The force which opposes the relative motion of an object is called friction. That definition we have taken. Here is one more definition: the resistance to the motion experienced when two surfaces in contact move with respect to each other. यानी जब भी दो सरफेसेस है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और उस वजह से जो रेजिस्टेंस या फिर जो अपोज करने वाला जो फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, वो जो रेजिस्टेंस या जो अपोज करने वाला फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन. ओके, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन. अब देखो ये फ्रिक्शन होता क्यों है? फ्रिक्शन क्यों होता होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो सपोज दिस टू आर सरफेसेस, सरफेस 1 सरफेस 2. तो आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों सरफेसेस दे आर नॉट इन ए कॉन्टैक्ट राइट नाउ, अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है. लेकिन जब भी आप किसी रफ सरफेस को देखते हैं, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें किसी माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या किसी अच्छे बड़े माइक्रोस्कोप से, तो हमें ये पता चलेगा कि एवरी रफ सरफेस हैज़ माउंटेन्स एंड वैलीज. ये माउंटेन हो गया, ये माउंटेन हो गया, है ना, और ये अंदर वाला वैलीज. एग्जैक्ट लाइक दिस. हर रफ सरफेस जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सरफेस इस तरीके से दिखाई देगा. और जब ये दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, सी देयर, ये दोनों सरफेस कैसे हुए? एक दूसरे के कांटेक्ट में आए. तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों के जितने भी वैलीज एंड माउंटेन्स हैं वो एक दूसरे में इस तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं. इंटरलॉक यानी जैसे अगर ये है तो ये एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाएंगे. तो जब वो फिक्स होगा तो क्या होगा? नाउ दे विल नॉट एबल टू मूव. सेम यही चीज़ होती है हमारे फ्रिक्शन के साथ. फ्रिक्शन क्या करता है? अगर रफ सरफेस है तो जो ये इस तरीके के वैलीज और माउंटेन्स होते हैं, या फिर हम जिसे कहेंगे कि थोड़ा सा रफनेस होता है, ये रफनेस क्या करता है? दूसरे सरफेस को लॉक कर देता है, जिसको हम इंटरलॉक कहते हैं. इंटरलॉक कर देता है और इंटरलॉक करने की वजह से इट्स नॉट एबल टू मूव. तो इस वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है. यानी अगर इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो गई तो फ्रिक्शन मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होने की वजह से फिर वो सरफेस मूव नहीं कर पाएंगे. देखो इसका सबसे सिंपल तरीका या सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो आप सोल ऑफ अ फुटवेयर, किसी भी फुटवेयर को लीजिए. फुटवेयर जब आप नया परचेस करके लाते हैं तो उसमें क्या बने होते हैं? ग्रिप्स बने होते हैं. फुटबॉलर देख लीजिए, क्रिकेटर देख लीजिए, उनके शूज़ के ऊपर आप देखोगे तो स्पाइक्स होते हैं, है ना. तो ये क्यों होता है? एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए. क्योंकि ये जो ग्रिप है ये क्या करती है? जब सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर प्लेयर दौड़ता है तो इंटरलॉक कर देती है उसके फुट को, और इस वजह से पैर स्लिप नहीं होता एंड द प्लेयर कैन रन इजीली, है ना. तो फुटवेयर में हमें जितने भी इस तरीके के क्या मिलते हैं? स्पाइक्स, या फिर एक पर्टिकुलर सोल होता है ना अलग अलग शेप का. तो वो क्यों होगा? टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. ग्रिप जो बनी हुई होती है वो क्यों बनी होती है? सो दैट इट कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन. वंस दैट इंक्रीज द फ्रिक्शन, क्या होगा? फ्रिक्शन इंक्रीज करने की वजह से फिर जब हम उस पर्टिकुलर फुटवेयर को पहनेंगे और जब हम चलेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से सरफेस से हमारा पैर फिसलेगा नहीं. इसीलिए वहाँ पर फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है. तो वो इंक्रीज करने के लिए हम उसमें ग्रिप बनाते हैं. अब अगर हम ये इस तरीके का एग्जाम्पल देखें जिसमें दो सरफेसेस है, सरफेस 1 सरफेस 2, और अगर उन दोनों का सरफेस कैसे एकदम स्मूथ है, नो ग्रिप, नो वैलीज एंड नो माउंटेन्स, तो होगा क्या? जब भी ये दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट फोर्स से ही है ना, कांटेक्ट में आएंगे, तो कांटेक्ट में आने की वजह से फिर क्या होगा? दे विल नॉट स्टडी, दे विल नॉट स्टॉप, दे विल स्टार्ट मूविंग. तो इसमें फ्रिक्शन मिनिमम हो जाएगा.
तो ये दोनों एग्जाम्पल पर से हमें क्या समझ में आता है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, अगर आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए आपको सरफेस रफ बनाना पड़ेगा, या फिर आपको मोर एंड मोर ग्रिप्स बनाने पड़ेंगे, ग्रिप, जिस वजह से इट कैन इंटरलॉक विथ अदर सरफेस. ओके, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन व्हाट यू विल डू, you will make the surface rough, or you can make more and more grip so that it can interlock with other surface. That is when you want to increase the friction. Now just take one or two example where you want to increase the friction. First one, if you are holding something, अगर यहाँ पर देखो ये आपकी फिंगर्स और इसके बीच में अगर फ्रिक्शन जीरो होगा तो आप इसको होल्ड कर पाएंगे क्या? नो. सो टू होल्ड समथिंग यू नीड अ फ्रिक्शन, लॉट ऑफ फ्रिक्शन. सो दैट टाइम योर वन सरफेस और एटलीस्ट सरफेसेस जो भी है वो कैसे होनी चाहिए? रफ हियर. ठीक है, तो फ्रिक्शन इंक्रीज यहाँ हो गया. अब फ्रिक्शन को और इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया? ग्रिप्स वगैरह बना दिए. दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हाँ, इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, अगर सोचो कि वहाँ पूरा स्लीपरी सरफेस है तो उस समय आपको फ्रिक्शन कैसे चाहिए होगा? ज़्यादा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यू में फॉल डाउन, आप गिर जाओगे, है ना. तो उस समय भी हमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए फिर हमारे शू या फिर जितने भी फुटवेयर्स होते हैं उसके नीचे क्या होते हैं? ग्रिप्स होती है. तो ग्रिप क्या करेगा? आपके फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देगा. तो देखो ये दो एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताया कि जहाँ हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है. लेकिन क्या ये थर्ड वाला एग्जाम्पल जिसमें सरफेस स्मूथ है ये भी यूज़ हो सकता है? यस, दिस कैन बी यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. अब ये फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस करें हम? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रफ सरफेस है उसको हम स्मूथ बना देंगे. सो यू कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ. By making the surface smooth you can reduce the friction. Let's write down this. Okay, so here we will see how to increase the friction. So how you increase the friction? Number one, by making surface rough. By making the surface rough you can increase the friction. Okay, then next one, how you can increase the friction? You can increase, if you increase the mass, that time also friction increases. देखो छोटा टेबल है तो छोटे टेबल को आप इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उसका मास कम होता है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो कम होगा. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा टेबल है तो उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ द मोर मास. सो यू कैन इंक्रीज द मास, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द by increasing the mass. By increasing the mass of an object, but in some cases it's not possible to increase the mass. Now just take the example of myself, how I can increase my mass. It's not possible. So but still we can have some cases where you can increase the mass, that is it increases the friction. Now here we will write how we decrease the friction. How you can decrease the friction? So first, making surface smooth. अगर आपने सरफेस को स्मूथ बना दिया, so it will reduce the interlocking of two surfaces and that will reduce the friction. Second, how you can reduce the friction? Second, by decreasing the mass, that is also correct. But another is by using a very important one, by using lubricant.
by using lubricants. Now the question is, what is lubricant? Okay, so lubricants are the material or the substance which reduces the friction. Lubricants are the substance or material that reduces friction. For example, oil, grease. Okay, these are the material which reduces friction. आपने देखा होगा कि अगर कोई मशीनरी पार्ट काफ़ी हार्ड चल रहा है, काफ़ी जैम चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डाल देते हैं. ऑयल डालने से क्या होता है कि वो जो पार्ट है वो इजीली वर्क करना शुरू करता है. तो क्यों? बिकॉज ल्यूब्रिकेंट होता है. ऑयल क्या है? ल्यूब्रिकेंट. इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. साथ में ग्रीस भी यूज़ होता है. आपने साइकिल में यूज़ किया होगा, है ना, जहाँ पर क्या होती है, चेन होती है या फिर कोई और दूसरा मैकेनिकल पार्ट होता है. अगर वो मूव हो रहा है तो वहाँ पर हम ग्रीस लगा देते हैं, तो भी फिर वो स्मूथ मूव करना शुरू करता है. तो ल्यूब्रिकेंट यू कैन यूज़. ठीक है, तो ल्यूब्रिकेंट इज द सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. इवन अगर आपने देखा होगा कोई चीज़ अगर निकल नहीं रही है तो हम उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, ऑयलिंग वगैरह कर देता है ना, जैसे प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वेयरिंग अ बैंगल एंड बैंगल इज नॉट कमिंग ऑफ, सो व्हाट यू डू, यू अप्लाई वो यू कैन से मिक्सचर ऑफ soap or you can say the oil so that it can easily slip down. So this is lubricant. Now how you can decrease the friction? One more, if it is a fluid friction, a friction exerted by fluid is called drag. उसको हम fluid friction बोलेंगे या फिर drag. So here two things are there. Drag, friction produced by fluid. फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग. यानी अगर फ्लूइड में कोई चीज़ है तो उसमें भी फ्लूइड क्या करता है, एक्सर्ट करेगा प्रेशर, और वहाँ से फिर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और वो फ्रिक्शन को ही हमने नाम दिया है ड्रैग. अब ड्रैग को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यू कैन मेक द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एरोनॉटिकल और सॉरी, इट्स नॉट एरोनॉटिकल, इट इज वेट, स्टूडेंट्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है एक पर्टिकुलर शेप. अगर आपने देखा होगा जितने भी एरोप्लेन होते हैं एंड एरोप्लेन के साथ अगर आपने कोई भी दूसरे स्पेस शटल्स वगैरह देखे हैं तो इन सभी में एक पर्टिकुलर शेप होता है, और वो जो शेप कैसा होता है, जस्ट लाइक अ बर्ड, है ना, एक सामने ऐसा शेप बारीक निकला हुआ होता है. सो दैट इज कॉल्ड एरोडायनेमिक शेप. सो ये एरोडायनेमिकल शेप क्यों होता है? To reduce the friction or to reduce the drag. Drag is the friction produced by the fluid, and that particular aerodynamic shape it reduces the friction. मैंने आपको बताया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है ये स्पेशल कंसेप्ट. इसीलिए जितने भी आप शिप देख लीजिए या फिर स्पेस क्राफ्ट देख लीजिए या फिर कोई और दूसरे चीज़ें, वो कैसे होती है, एरोडायनेमिक शेप में होती है. इवन नाउ डेज कार एंड अदर व्हीकल्स आल्सो इन अ एरोडायनेमिक शेप, है ना. कोई अगर ये इस बात पे सोचता नहीं है कि पहले की कार्स काफ़ी फ्लैट होती थी, अभी कार्स एकदम एक अलग डिफरेंट टाइप के शेप की होती है. तो डिफरेंट टाइप का शेप क्यों आया? तो रीज़न इज बिकॉज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन किसके साथ? एयर के साथ. दैट इज कॉल्ड अ ड्रैग. ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए, सो टू रिड्यूस द ड्रैग यू कैन मेक द शेप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एरोडायनेमिक. ओके, so here how you decrease the friction? First, making the surface smooth. Second, by using the lubricant. Third one, by the making object aerodynamic. This will decrease the friction. Okay, but that aerodynamic is only for reducing the drag. Okay, now one more thing, in the machinery part you can use ball bearings. बॉल बेरिंग क्यों? बॉल बेरिंग क्योंकि आपने देखा है कि बॉल बेरिंग के अंदर क्या होते हैं, रोलर्स होते हैं. अगर हम उसकी डायग्राम ड्रॉ करें, चलो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा.
ओके, तो जब हम डायग्राम देखते हैं किसी भी बॉल बेयरिंग का, तो इस तरीके से सेंटर पे एक सर्कुलर होगा और यहाँ पर एक, ये दो, इस तरीके से सॉलिड बॉल्स होते हैं, है ना। और इसके ऊपर और एक कवर होता है। तो इससे रिड्यूस कैसे हुआ फ्रिक्शन? बिकॉज हमने एक देखा था, एक टॉपिक देखा था इसके पहले वाले इसमें, कि अगर हम कंपेयर करें किन चीज़ों को, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन को, अगर हम इन तीनों फ्रिक्शंस को अगर देखें तो इसमें सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन से बड़ा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा बड़ा होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच का अगर आपको फ्रिक्शन रिड्यूस करना है, तो अगर वो स्टैटिक है तो आप उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करा सकते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कैसे होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन से वो थोड़ा कम होगा। अगर आपको उससे भी और कम करना है फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। इस वजह से ये बॉल बेयरिंग जो होती है, बॉल बेयरिंग के अंदर बॉल्स यूज़ होते हैं और वो इस तरीके से घूमते हैं, तो घूमने की वजह से कौन सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो यू कैन यूज़ द बॉल बेयरिंग फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। बार बार ये दिमाग में आना चाहिए आपके कि वाई यू वांट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन और वाई यू वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। देखो, जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को स्मूथली मूव करना है वहाँ हम क्या करेंगे? फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स और वॉट एवर, मेकिंग सरफेस स्मूथ एंड ऑल, है ना। हम उसको क्या करेंगे? मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ पर भी हमें ग्रिपिंग बढ़ानी है, हमें ऐसा लगता है कि उसमें होल्ड करके रखना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ना चाहिए, तो वहाँ पे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। फ्रिक्शन इंक्रीज करना भी कई बार हमें रिक्वायर्ड होता है ना। जैसे टायर में ग्रिप होती है तो वो फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा तो काफ़ी अच्छे से मूव कर पाएगा। शू या फिर फुटवेयर्स में ग्रिप होगी तो काफ़ी अच्छे से चल पाएंगे। अगर हमारे हाथों में काफ़ी अच्छी ग्रिप है तो हम किसी भी चीज़ को पकड़ पाएंगे, है ना। तो कई बार हमें फ्रिक्शन को क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेकिन कई बार हमें फ्रिक्शन को डिक्रीज भी करना होता है, सो दैट वी कैन ईजिली मूव द ऑब्जेक्ट। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। ओके, सो नाउ हियर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमने इस पूरे सेशन में ली, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था फ्रिक्शन की डेफिनेशन, the motion or the force which opposes the relative motion of an object is called friction. So write down the force which opposes the relative motion of an object is called friction. फोर्स यानी एक ऐसा फोर्स जो अपोज करता है किसका? रिलेटिव मोशन, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन को जो अपोज करे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उसके बाद फ्रिक्शन इज ऑल्सो फोर्स, इसलिए ऐसा यूनिट भी क्या होगा? दैट इज न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था लुब्रिकेंट्स। ओके, सो लुब्रिकेंट्स में क्या था? इट इज a material
It is material or substance which reduces the friction. It is a substance or material that reduces the friction is called lubricant. Now here example of lubricant. Now tell me the examples. Yes, the first example is oil, grease, water can be sometimes used as a lubricant, water. So this is what a lubricant. These are the example of lubricant. Now next one is drag. The friction exerted by fluid is called drag. Simply you can say the fluid friction is called as drag. What is drag? Drag is nothing but a fluid friction. Then how to increase or decrease the friction, that we have seen. Okay, so this is all about the friction. Students, in this way we have seen the force, definition of force. Then after this definition we have seen the SI unit, that is the Newton. After that we have seen the various types of force. So let's revise in a short the whole chapter in a very short manner. First, the force. What force? What is force? The push or pull acting on an object is called force. There are two types of force. First one is contact force, second one is non-contact force. Contact force are those in which the two or more objects are in physical direct or indirect contact. That is called contact force. The type of contact force are applied force and second one is friction. Applied force, where the directly applicable or applied forces a force is applied on the object is called applied force. Friction, the force which opposes the relative motion of an object is called friction. Now there are certain conditions when we need to increase the friction or to decrease the friction. Whenever you want to increase the friction, you have to make the surface rough and you can increase the mass of an object. If you want to decrease the surface, if you want to decrease the friction, you need to make a surface smooth and you can use the lubricant that reduces the friction, as well as you can use ball bearing for reducing the friction. Okay, drag is the quantity, or you can say it is a fluid friction, a friction exerted by fluid, it is called as drag. To reduce the fluid friction, you can make aerodynamic shape of an object. Fluid is what? It is a substance or the liquid which can flow. Liquid भी हो सकता है, gases भी हो सकता है. A substance that can flow, it is called as fluid. After that, what we have seen, then we move to the second type of force, that is non-contact force. In the non-contact force, we have seen the first one, that is what? The gravitational force. See, gravitational force, sometimes students refer it with the only earth, but actually the gravitational force is the force between the two objects. Whenever there are two objects just like these two, a cap and the marker, in between these two there is a force of attraction, and this force of attraction is called gravitational force. Every two objects exert a force of attraction on another, and this is called as a gravitational force. But the mass of the object, two objects, the mass of the two objects are very less. That's why we will not experience this force of
attraction. But if the mass is so big, just like Earth, that time we experience this force. That's why Earth is so big and it experiences the force of attraction, and that force we call as gravitational force. It is a non-contact type of force. Sometimes student asked me, sir, if I'll increase my mass equal to the Earth and my friend also increase the mass equal to the Earth, so will they attract the other friends? I said yes, because if your mass will increase, you will also attract the other object. To experience this gravitational force, your mass should be much more. Okay, that time only you can exert that force of attraction. So this is your gravitational force. Next force we have seen is electrostatic force. As the name implies, electrostatic. So this force is related with the charges. Whenever the different charges, different unlike charges, they attract each other, so they exert a force of electrostatic. Okay, so electrostatic force is the force exerted by the different charges. After this, we have seen the third type of non-contact force, that is, yes, magnetic force. Whenever the magnet exert a force of attraction on a ferromagnetic material just like iron, cobalt and nickel, it is called as magnetic force. Magnetic force, electrostatic force, gravitational force, all three forces are not visible to us, or it is experienced when the objects are not in contact. That's why they are in the category of non-contact force. Okay, and then we have seen how to increase the friction by making the surface rough and by increasing the mass. Then how you can decrease the friction by using the lubricants, then by making the surface smooth by using ball bearings, etc. Okay, I hope that you enjoyed this lecture, this session, and you learn a lot. You may apply this knowledge for improving your daily life. You can apply this knowledge, just like if you want to move a object, and if you are moving with the sliding friction, you can use the rolling friction. ओके, स्टैटिक से स्लाइडिंग, स्लाइडिंग से रोलिंग में अगर आप उसको कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी बेटर. दैट्स वाई देखो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो फ्रिज या फिर कूलर्स वगैरह होते हैं तो उसके नीचे में क्या लगे होते हैं, राउंडेड व्हील्स लगे होते हैं, क्योंकि इट दे गिव्स यू अ रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन होने की वजह से यू कैन ईजिली पुल इट और पुश इट. जैसे ही आप ट्रॉली बैग को भी देखिए, अगर ट्रॉली बैग में नीचे अगर व्हील्स नहीं हैं और आप उसको खींचेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन आपने अगर वहाँ पे व्हील्स लगा दिए तो यू कैन यूजिली पुल इट और पुश इट, है ना. तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम जितना भी पढ़ते हैं उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, तभी हमें यह लगता है कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने सीखा है वो काम का है. अदरवाइज़ क्या है कि सिर्फ पढ़ लिया और बाद में भूल गए. नहीं, you must apply this knowledge in your daily life. Okay, so students, enjoy the chapter. Let's meet in the next session. Thank you.